हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 क्लाइमेट एंड हमने देखा था वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है और हमने देखा था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं और ये भी देखा था कि इंडिया का क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट है। तो पूरा बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था इंडिया के क्लाइमेट से कि क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इंडिया का क्लाइमेट। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ लैटिट्यूड। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, चैप्टर 1 में भी हमने बात करा है कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। सो लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भी एक लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया के सेंटर में से लगभग पास होता है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू मिज़ोरम इन द ईस्ट, ऑलमोस्ट इंडिया को डिवाइड करता है, राइट। तो उसकी वजह से जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले स्टेट्स में जाएंगे, नॉर्थ साइड में एंड सदर्न साइड में अगर हम आएंगे, तो जैसे लैटिट्यूड्स के अंदर चेंजेस आएगा तो इंडिया के जो वेदर की कंडीशन है उसके अंदर भी चेंजेस आएगा। तो एक फैक्टर क्या हो गया इंडिया का क्लाइमेट का कि लैटिट्यूड चेंज होगा तो क्लाइमेट भी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी। बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नदर्न एरिया में स्टेट्स आते हैं वो सभी कौन सी क्लाइमेटिक जोन के अंदर आते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहाँ पर, क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, राइट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ डायरेक्शन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर वो आता है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इंडिया दोनों ही टाइप का कंट्री है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में क्या होता है, सन की लाइट डायरेक्ट होती है, मतलब गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। हम देखते हैं ना साउथ इंडिया के स्टेट्स थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है, जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया में मूव करेंगे टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजेज। नाउ एल्टीट्यूड, सेकेंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, कितने हाइट पर आप जा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं हाइट के अंदर, एल्टीट्यूड के अंदर वेरिएशंस होगा तो कॉमन सी बात है क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी। कोई इंसान गोवा में खड़ा है, कोई इंसान मध्य प्रदेश में इंदौर में खड़ा है और कोई इंसान शिमला में है, तो आप देखिए एल्टीट्यूड का वेरिएशन होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होगी। अब इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम सभी को पता है हिमालयास नॉर्थ में है, माउंटेन है, पूरे इंडिया की बाउंड्री जो हमने चैप्टर 2 फिजिकल फीचर में पढ़ा था। तो 6000 मीटर एवरेज हाइट से हिमालयास। तो इंडिया के अंदर जो नदर्न हेमिस्फीयर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया और पोल्स वाली एरिया से जो विंड्स चलती है, विंड्स अंदर की तरफ आती है इंडिया में ड्यूरिंग विंटर, तो हिमालयास एज अ बैरियर की तरह खड़े हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमको। कोल्ड विंड्स इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा विंड्स नहीं आ पाती है। हम देखते हैं इंडिया में कितनी ज़्यादा सर्दी है, स्नोफॉल भी होता है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, बट फिर भी हिमालयास है, इसी वजह से हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमको स्नोफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हिमालयास नहीं होते तो डायरेक्ट विंड एंटर हो जाती इंडिया के अंदर। सेम वैसे ही जो मॉनसून विंड्स होती है, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जाती है, वो भी ऊपर जाती है और हिमालयास है तो इसी की वजह से विंड्स टकरा के वहीं पर बारिश करवा देती है, तो सारा पानी इंडिया के अंदर ही गिर जाता है, तो विंड्स बाहर नहीं जा पाती इतनी ज़्यादा, राइट। तो हिमालयास इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रेशर एंड विंड्स। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, वेस्ट पार्ट अगर हम इंडिया का कर दें तो वर्ल्ड अर्थ पे हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट का बात करें तो बहुत सारे साइक्लोन्स इस टाइम पे वहाँ पर आते रहते हैं, तो उसकी विंड्स भी हमारे यहाँ पर इंडिया के क्लाइमेट में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन, ये टॉपिक वैसे 11th क्लास का है, बट एक लाइन हम यहाँ पर बस पॉइंट लिखा है। तो अर्थ के ऊपर एक बेल्ट बन जाता है, तो हवा में ऊपर एक एयर का जोन मूव करती रहती है वहाँ पर विंड्स, तो वो भी एक फैक्टर है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, कहीं पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होगा, उसके अकॉर्डिंग सरफेस विंड्स रन करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सन की लाइट डायरेक्ट आ रही है, तो सारे पार्टिकल्स क्या होगी, वहाँ की एयर थोड़ी वार्म हो जाएगी, हो जाएगी तो सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ
मूव करना चालू कर देंगे और धीरे धीरे घूमते रहेंगे, और जहाँ पर उनको दिखेगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ा सा कम है ना, वहाँ पर जाके सबसीड कर जाएंगे। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ से सारे पार्टिकल्स उड़े। जैसे हम हॉट एयर बलून जलाते हैं, आप सबने देखा होगा कि पूरी एयर उसके अंदर फिल हो जाती है, वार्म एयर होती है। तो वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है, तो वो हवा में आसानी से उड़ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर एयर, वहाँ के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो गए तो विंड्स क्या करेगी, ऊपर की तरह उठना चालू करेगी, बेसिकली विंड्स लाइट हो जाएगी, ठीक है। और सबसीड, तो वहाँ पर से विंड हट गई तो वहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर सारे पार्टिकल सबसीड हो जाएंगे। ये तो हो गया एयर में। लेकिन सरफेस पे विंड कहाँ से चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अर्थ की सरफेस पे चलेगी हाई से लो, लेकिन हम एयर की बात करें तो सारे पार्टिकल्स ऊपर उठे तो वहाँ पर लो प्रेशर बना, और वो सबसीड करने की कोशिश करेगी जहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। और इंडिया कौन से रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, आप सभी को पता है कि अर्थ रोटेट करती है। तो डेफिनेशन क्या लिखिए, एन अपेरेंट फोर्स कोज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ जो रोटेट होती है उसकी वजह से एक फोर्स लगता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो जितनी भी विंड्स है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, राइट में। और सदर्न हेमिस्फीयर से जितनी भी विंड जाती है वो लेफ्ट में, और इसी को हम फेरल्स लॉ भी बोलते हैं। बस आपको इतना से याद रखना है, कोरियोलिस फोर्स किस वजह से क्रिएट होता है, अर्थ के रोटेशन से, और ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, राइट। नेक्स्ट इज प्रीवियस जो बुक थी, पहले जो बुक चलती थी उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, बट इस साल वो टॉपिक्स कट चुके हैं। तो डायरेक्ट कोरियोलिस फोर्स के बाद हमें देखना है द सीजन्स। फर्स्ट सीजन इज कोल्ड वेदर सीजन, मीन्स विंटर सीजन। बिगिन होता है नवंबर इन नदर्न इंडिया एंड फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ नदर्न पार्ट में देखे गए हैं, याद रखना है आपको, दिसंबर एंड जनवरी। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें चेन्नई का, ईस्टर्न कोस्ट, और ये कोस्टल रीजन क्या होता है हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ के आए हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे इंडिया का फिजिकल फीचर उसमें कवर किया था हमने, और हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो हर चीज़ शॉर्ट में, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बिल्कुल सही से बताया है मैंने। तो एवरेज टेम्परेचर चेन्नई का अगर हम देखें ईस्टर्न कोस्ट पे 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, और नदर्न प्लेन्स पे अगर हम देखें तो 10 टू 15 डिग्री। बेसिकली साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में हमने देखा कि टेम्परेचर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। हो सकता है कि आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, बट फिर भी एग्ज़ाम है पास में तो वीडियोस अपलोड करना है, इसलिए हम सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विंटर के अंदर क्या होता है, हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जो हिमालयाज़ है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्थ इंडिया से, नदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं हिमालयाज़, इंडिया के अंदर इंटर होने से बचाते हैं। वैसे ही मॉनसून विंड्स जब बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से मूव करती है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो भी हिमालयाज़ जो है उसको वहीं पर रोक लेते हैं और सारी बारिश इंडिया में हो जाती है। वो विंड्स बाहर चाइना और रशिया वाली साइड नहीं जा पाती है। तो हिमालयाज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। ऊपर से जो कोल्ड विंड्स आती है विंटर में उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी स्नोफॉल हो रही होती अगर हिमालयाज़ नहीं होती, तो मे भी पॉसिबल। बट अभी सिर्फ हमारे नॉर्थ स्टेट में हमको जम्मू कश्मीर वगैरह में देखने को मिलता है स्नोफॉल। तो हिमालयाज़ है तो इतनी ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ नहीं है। बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर की। अगर हम सीजन्स की बात करें तो जैसे आपको पता है हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करा है, पूरी अर्थ को हमने इक्वेटर की बेसिस पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और सन जो होता है स्टेशनरी, आपको पता है
तो दो फिनोमेना होते हैं, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, राइट, एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, पूरा सर्कल नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है। तो उसके अंदर जब अर्थ सन के आसपास, सन सेंटर में, उसके आसपास अर्थ घूमती है, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, और इसको 1 ईयर लग जाता है। रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन मीन्स अर्थ खुद अपनी एक्सिस पर घूमती है। अर्थ को अपनी एक्सिस पर पूरा कंप्लीट घूमने में 1 डे लग जाता है। तो रिवॉल्यूशन से क्या फ़ायदा है, रिवॉल्यूशन से किस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, सीजन्स में, राइट। सन बीच में है, अर्थ उसके आसपास घूम रही है एक ऑर्बिट के अंदर, तो उससे सीजन्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है हमको। वैसे ही अर्थ रोटेट भी होती है खुद की एक्सिस पर, जैसे हमने कोरियोलिस फोर्स में भी बात करा, तो अर्थ रोटेट होती है, तो उसकी वजह से डे एंड नाइट चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो ये दोनों फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे थे, पूरा हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, है ना। इक्वेटर आप चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था वो चीज़, फर्स्ट मैप जो गिवन था, मैप भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर। सो विंटर की पहले बात कर लेते हैं हम। तो विंटर में क्या होता है, अर्थ थोड़ा सा सन से दूर हो जाती है ना, पूरा ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है, तो सन और अर्थ की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो सन हम मान सकते हैं कि इक्वेटर के थोड़ा साउथ में चला जाता है। मैं बोल रही हूँ सन चला जाता है, बट सन नहीं जाता है, अर्थ थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो 25 दिसंबर क्रिसमस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, डेट सभी जगह पर फिक्स है, लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर के अंदर, बट सदर्न हेमिस्फीयर में वही समर के अंदर सेलिब्रेट होता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है मीन्स सन हमसे दूर चला गया, तो सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है ना, तो सन सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर समर होता है और हमारे यहाँ विंटर होता है, सन हमसे दूर है। तो आप देखते हैं विंटर सीजन के अंदर कि सन सुबह देर से राइज़ होता है, सुबह हमको 6-7 ओ क्लॉक तक अंधेरा देखने को मिलता है, और शाम को भी जल्दी सनसेट हो जाता है। मतलब बेसिकली सन की लाइट हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए आ रही होती है। वहीं हम इसका उल्टा अगर हम बात करें तो समर में सन बिल्कुल हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, तो सन की लाइट सुबह सन राइज़ भी बहुत जल्दी हो जाता है ना, और सनसेट भी बहुत लेट तक होता है। सन की लाइट बेसिकली ज़्यादा टाइम के लिए हमें मिलती है, तो वो हम सन बिल्कुल पास में आ जाता है, मतलब अर्थ पास में है सन के, तो समर होता है हमारे यहाँ। और जब दूर चला जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है दोनों के बीच की, तो विंटर सीजन, राइट। ये रिवॉल्यूशन रोटेशन की वजह से, है ना, रिवॉल्यूशन जो अर्थ घूमती है सन के आसपास, उसकी वजह से सीज़न के अंदर चेंजेस था, और रोटेशन मीन्स डे एंड नाइट चेंजेस। वैसे 6th क्लास का टॉपिक है, आपको पता ही होगा। तो ये बेसिकली सीजन्स की हमने बात करी। विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हमारे यहाँ चलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड्स इंटर होती है, अभी मैंने आपको बताया। और उस टाइम पे भी वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस आते हैं, कुछ थोड़ा सा विंड्स अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है, और तमिलनाडु की कोस्ट पर विंटर में भी कभी कभी बारिश करवाती है, अच्छी खासी बारिश विंटर में तमिलनाडु की कोस्ट पर करवाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। कभी विंटर सीजन में आ जाता है ना पानी, वही है ये। उसके बाद रबी क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है बहुत ज़्यादा विंटर सीज़न। रबी क्रॉप्स हम कब लगाते हैं, विंटर सीज़न के अंदर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एक और चीज़, लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी के ऊपर, वेस्टर्न एशिया के अंदर, जो कि इंडिया की तरफ मूव करता है, विंड्स मूव करती बेसिकली, राइट। तो ये जो हमने बात करा सीजन्स का, ये आपको याद रखना है। मैंने समर का भी बताया आपको और विंटर का भी बताया। समर के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये मैप है, मैप भी हम देखते हैं अभी। उसके पहले हम देख लेते हैं समर सीज़न के बारे में। सो समर सीज़न की अगर हम बात करें तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, मूवमेंट जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से सीज़न के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। मार्च टू मई में हमें बहुत हॉट वेदर सीज़न देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा जो हीट जोन होती है वो शिफ्ट होती जाती है, एक बेल्ट होता है वो बेल्ट शिफ्ट, ये सब 11th क्लास के टॉपिक है, आप डिटेल में उसमें पढ़ रहे होंगे। अभी हमें रिवीजन करना है तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, मार्च के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया है 38 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है।
डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, ये भी हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया है। अप्रैल के अंदर गुजरात एंड मध्य प्रदेश का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। मई के अंदर 45 डिग्री कॉमन है टेम्परेचर है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये प्लेट्यू वाला जो रीजन है ये भी हमने चैप्टर 2 में बात करा था। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर हमको अच्छा खासा देखने को मिलता है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हमने अभी बात करी थी कुछ टाइम पहले। टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा है तो लो प्रेशर या हाई प्रेशर, बताइए जल्दी से कमेंट करके। लो प्रेशर, गुड। तो लो प्रेशर डेवलप होगा अगर टेम्परेचर कहीं का ज़्यादा है, तो सारे पार्टिकल्स उड़ेंगे हवा में। हॉट एयर बलून याद आया। तो वैसे ही और फेस्टिवल्स की भी अगर हम बात करें तो काल बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। सीजन्स वाइज फेस्टिवल्स भी होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे अभी होली गई है वैसे ही। और टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीज़न की अगर हम बात करें तो हल्की हल्की बारिश जब स्टार्ट हो जाती है केरला कर्नाटका में सबसे पहले देखने को मिलती है हमें, तो वो मैंगो शॉवर्स उसे कहते हैं। मैंगो के राइपनिंग, मैंगो को पकने के लिए वो बारिश थोड़ी अच्छी मानी जाती है, तो मैंगो शॉवर भी उसे कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांसिंग मानसून मीन्स रेनी सीजन। इंडिया का क्लाइमेट मानसून है, ये हमें पता है, हमने बात करा था फर्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के। तो रेनी सीज़न बेसिकली मानसून को बोला जाता है। कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई से, है ना। लो प्रेशर कंडीशन, इससे पहले कौन सा सीज़न गया है? समर। तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशन क्रिएटेड थी वहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न प्लेन्स के ऊपर, तो वो इंटेंसिफाई हो जाती है और ज़्यादा, और वो अट्रैक्ट करती है विंड्स को अपनी तरफ, ठीक है। लो प्रेशर वहाँ पर डेवलप है तो विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो विंड्स मूव करती है साउथ, जो हमारा वाटर बॉडी है अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल से, और वो मूव कहाँ पर करेगी? मैंने आपको बताया था सरफेस पे विंड चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड्स स्टार्ट होती है मूव करना, और धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में पहुंचती है, अलग अलग कोस्ट पे पहुंचती है, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। मैप के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सी डेट पर कहाँ पर लगभग बारिश स्टार्ट हो जाती है इंडिया के अंदर। सबसे पहले साउथ इंडिया में ही होगी, कॉमन सी बात है क्योंकि वो पास में है, वाटर बॉडी जो है हमारी इंडियन ओशन जो है वहाँ से पास में है, इसीलिए विंड्स जो होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और स्ट्रॉन्गली विंड्स ब्लो करना स्टार्ट कर देती है एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और धीरे 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 स्पीड बढ़ने लग जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड, क्या होता है? जिस डायरेक्शन में विंड्स आके टकराए, माउंटेन जो होता है, माउंटेन का एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है। तो विंड्स जो चल रही होती है तो विंड्स टकराएगी माउंटेन से, तो माउंटेन का जो फ्रंट वाला साइड है उसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। विंड्स वहाँ पर टकरा रही है और उसको टकरा के वहीं पर बारिश हो जा रही, तो बैक साइड में विंड्स नहीं पहुँच पाई, बहुत बड़ा होता है ना माउंटेन, तो बैक साइड नहीं पहुँच पाई। तो वहाँ पर जितने स्टेट्स होंगे, जैसे कि जैसलमेर वगैरह, अरावली के पीछे है राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया, तो वहाँ तक इतनी ज़्यादा विंड्स नहीं जा पाती है, मानसून विंड्स, तो वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती ज़्यादा, है ना। तो वो लीवर्ड साइड हो गया माउंटेन का, बैक साइड, और फ्रंट साइड जहाँ से विंड टकराएगी और उधर ही बारिश हो जाएगी, वो विंडवर्ड साइड। मैसूरम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो कि खासी हिल्स के अंदर है। अभी हम मैप जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कौन कौन सी हिल्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो उसमें नेम आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट लिखा है रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा बारिश होगी, और जैसे जैसे हम वेस्ट में जाएंगे राजस्थान वाली साइड में, तो रेनफॉल कम होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिट्रीटिंग मानसून और पोस्ट मानसून, की कैसे ट्रांजिशन सीज़न आता है, धीरे धीरे कैसे मानसून विंड्स वापस से जाना स्टार्ट करेगी। तो अक्टूबर नवंबर में हम देखते हैं कि बारिश ऑलमोस्ट धीरे धीरे बिल्कुल स्टॉप हो जाती है नवंबर तक। तो क्यों? क्योंकि सन टुवर्ड्स अपनी जर्नी, नवंबर मीन्स अब दिसंबर के अंदर हमारे यहाँ पर कौन सा सीज़न आने वाला है? विंटर। और हमने देखा था कि विंटर सीज़न के अंदर सन का मूवमेंट साउथ डायरेक्शन में हो जाता है ना, और थोड़ा दूर हो जाती है ना, सन में बोल रही हूँ, लेकिन सन मूव नहीं कर रहा है, सन स्टेशनरी है, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो विंटर आते आते नवंबर दिसंबर के अंदर सन अपना जर्नी स्टार्ट कर देता है साउथवर्ड। तो सन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ कौन सा टेम्परेचर क्रिएट होगा, कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, हाई की लो? लो प्रेशर। तो वो जो बेल्ट बनता है वो बेल्ट शिफ्ट होता रहता है, तो उससे कंडीशंस थोड़ी सी वीक हो जाती है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा वो जो विंड्स पहले अट्रैक्ट हो रही थी वाटर बॉडी से हमारे नॉर्थ इंडिया की साइड में,
अब वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाता क्योंकि सन अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, मतलब अर्थ थोड़ा थोड़ा रिवॉल्व करते करते सन से दूर जाना स्टार्ट कर देती है। तो अक्टूबर नवंबर आपको याद रखना है ट्रांजिशन पीरियड होता है। हॉट रेनी सीज़न टू ड्राई विंटर सीज़न लगभग हमको देखने को मिलता है। स्काइस वगैरह क्लियर देखने को मिलती है। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, राइज होगा, है ना, कुछ समय के लिए। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई एंड नाइट आर कूल एंड प्लीसेंट। लैंड अभी भी थोड़ी हमको मॉइस्ट देखने को मिलेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसे ही हम अक्टूबर हीट कहते हैं। ये सब अक्टूबर के अंदर हो रहा होता है और फिर अक्टूबर के बाद धीरे धीरे मर्क्यूरी का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है और विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, राइट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल आपको पता है इंडिया में कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती है। पानी के लिए लोग बिल्कुल समर सीजन में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। 400 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर, और 60 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलता है राजस्थान एंड कुछ पार्ट गुजरात, हरियाणा, पंजाब का में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंडिया में इक्वल है, सभी जगह पे सेम रेनफॉल है, तो आंसर होगा नो, ऐसा नहीं है। फिजिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज़ अराउंड लेह इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद थर्ड नंबर पे लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ भी इतनी बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वेरिएबल सीज़न होता है ईयर टू ईयर, किसी साल ज़्यादा बारिश हो सकती है, किसी साल कम बारिश हो सकती है ना। तो राजस्थान, गुजरात ये सब लीवर्ड साइड के अंदर आते हैं। अरावलीज आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के पहले, तो अरावलीज के बैक साइड में इतना ज़्यादा पानी नहीं गिर पाता है। लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड्स अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ इंडिया में कैसे मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है कि एक यूनिफाई किया हुआ है उसने पूरे इंडिया को, तो वो हमको देखना है। मॉनसून का हर फार्मर, हर इंसान वेट करता है कि कब मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो और कब हमको नए नए प्लांट्स, फ्लावर्स, क्रॉप्स देखने को मिले, ग्रीनरी देखने को मिले। सो यहाँ पर लिखा है मॉनसून इस यूनिफाइंग बॉन्ड के अंदर कि हिमालयास हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ इंडिया से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बेसिकली जो विंड्स आती है उससे हिमालयास हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर विंटर सीजन, इतना हार्श विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स जो आती है उससे हमको प्रोटेक्ट करके रख लेते हैं हिमालय। तो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर बना हुआ रहता है अदर एरियाज से अगर हम कंपेयर करें सेम लेटीट्यूड्स के अंदर पूरे ग्लोब के ऊपर। वैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो भी सी से, पेनिनसुलर क्यों बोला ये भी मैंने आपको बताया था, द लैंड मास विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, वहाँ पर भी मॉडरेट टेम्परेचर बना हुआ रहता है क्योंकि तीनों तरफ से ज़मीन जो है वो वाटर बॉडी के अंदर में सराउंडेड है वाटर बॉडी से। तो कंडीशंस थोड़ी यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिलता है कंडीशंस के अंदर। उसके बाद वेरिएशंस देखने को मिलते हैं प्रेसिपिटेशंस के अंदर भी, मीन्स रेनफॉल के अंदर भी, है ना। एनिमल्स एंड प्लांट की लाइफ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हमको देखने को मिलेगा। जो ये सीज़न चेंज हो रहे हैं तो एनिमल की लाइफ एंड प्लांट की लाइफ में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइप के आपको नट्स, फ्लावर्स उगते हुए देखने को मिलेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न भी इससे चेंज हो जाता है। खरीफ और राबी के बारे में आपने डिस्कस इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की बुक भी, बट अभी नहीं, इन द लेटर वीडियोस। सो आपको ध्यान रखना है कि खरीफ एंड रबी भी क्रॉप है। रबी क्रॉप इज़ इन विंटर सीजन में हम लगाते हैं और खरीफ रेनी सीजन के अंदर, और ज़ैद एक और होता है वो समर सीजन के अंदर। नाउ एक मैप डिस्कस करना था, उसके बाद ये हो गया है। ये मैप गिवन है यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून का। एडवांसिंग मानसून का मैप एनसीईआरटी में, प्रीवियस एनसीईआरटी में था बट इस बार है या नहीं, बट ये जो मैप है रिट्रीटिंग मानसून का है। इसमें डेट वाइज आप देखिए कि कैसे कैसे विंड्स वापस से जाना चालू करती है। जो विंड्स ऊपर से नीचे आई थी, नीचे से ऊपर गई थी सॉरी, वो कैसे अब नॉर्थ साइड से साउथ में वापस से रिट्रीट होना चालू करेगी। तो 15 सितंबर श्रीनगर वाली साइड से आपको देखने को मिल रहा है। उससे पहले 1 सितंबर,
तो सितंबर अक्टूबर धीरे धीरे चंडीगढ़ से होते हुए, अहमदाबाद से होते हुए, लखनऊ से मुंबई की तरफ 1 अक्टूबर, देन 15 अक्टूबर हैदराबाद में, देन 1 नवंबर, देन बेंगलुरु 15 नवंबर, देन चेन्नई और दिसंबर तक श्रीलंका कोस्ट पे। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डेट्स इतना नहीं पूछा जाएगा वैसे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आपको एक क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में तो आप लॉजिक थोड़ा सा लगा सकें, राइट। तो ये हमने बेसिकली की वर्ड्स की बात करी है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन जिससे आपको एकदम रिकॉल हो जाए ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा है। बहुत ज़्यादा डीप अभी जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो फिर अगर हम एनसीईआरटी सीरीज़ चालू करेंगे तो उसमें हम मे बी पॉसिबल कि फिर से वीडियोस बनाएं। आई होप आपको पसंद आए वीडियोस, तो हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे, राइट। वैसे यहाँ पर सारे कीवर्ड्स, की पॉइंट्स हमने कवर कर रहे हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। सो आपका काम हो जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and kindly subscribe the channel and like the video, right? Bye.